नमस्कार। आज हम सॉइल मैकेनिक्स की परिभाषा को समझते हैं। प्रथम अध्याय में हम लोग मृदा यानी सॉइल की परिभाषा को जानने की कोशिश करते हैं। सॉइल एक ऐसा पदार्थ है जो लूज अवस्था में भूमि पर हमें पड़ा दिखाई देता है। इसे भूमि की ऊपरी परत, जिसे फावड़े की सहायता से खोदा जा सकता है, यह एक अदृढ़ अवस्था में पड़ा रहता है, जिसके अंदर हम लोग पेड़ पौधे वगैरह उगा सकते हैं। यह परिभाषा कृषि शास्त्र के उपयोग से है। वहीं अगर हम लोग भूवैज्ञानिक की दृष्टि से सॉइल अथवा मृदा को देखें तो ऊपरी परत या मृदा की वह ऊपरी परत जो अदृढ़ जलोढ़ तलछट या अवसाद के चट्टानों के ऊपर जमने से बनी हो, इसे मेंटल भी कहा जाता है। सॉइल या मृदा प्रायः मेंटल की ऊपरी परत को ही कहा जाता है, जिसमें पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। जिस परत को कृषि शास्त्र या भू शास्त्र की दृष्टि से सॉइल कहा जाता है, उसे मृदा इंजीनियरिंग में केवल ऊपरी परत के द्वारा भी बताया जाता है। इस ऊपरी परत में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। कार्बनिक पदार्थ का अर्थ है ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे फूल की पत्तियां या जीवाश्म या मृत जानवरों की चमड़ी आदि। यह परत निर्माण सामग्री या संरचनाओं की नींव बनाने के लिए उपयोगी नहीं पाई जाती है। इसी कारण से किसी संरचना का निर्माण करने से पहले ऊपरी परत हटा दी जाती है। मृदा इंजीनियरिंग में इस ऊपरी परत का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि यह सामर्थ्यवान नहीं होती है तथा भार वहन करने की क्षमता नहीं रखती है। अतः इसे हटाना ही संरचनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक हो जाता है। अतः इंजीनियरिंग दृष्टि से सॉइल मैकेनिक्स या मृदा यांत्रिकी को इस प्रकार दर्शाया गया है कि वह इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग सैद्धांतिक व प्रायोगिक रूप से मृदा का व्यवहार जान सकते हैं। किसी भी जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है, किसी भी भार के अधीन, जैसे पहला है दाब, जो स्थैतिक और गतिज दोनों होते हैं। दूसरा है ग्रेविटेशनल बल या गुरुत्वीय भार। तीसरा है वाटर प्रेशर और चौथा है तापमान। यानी सरल शब्दों में कहा जाए तो मृदा का वह व्यवहार जो इंजीनियरिंग दृष्टि से उपयोगी होता है, ताकि वह एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल या निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग में लाया जा सके, इसे हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। सॉइल मैकेनिक्स के जनक जो थे वो थे कार्ल टरज़ागी। उन्होंने इस अभियंत्रिकी का जो परिभाषा दी है, उनके अनुसार जो परिभाषा है सॉइल मैकेनिक्स की, उसके तहत चट्टानों के असंगठित कणों पर हाइड्रोलिक्स व मैकेनिक्स के सिद्धांतों को लगाकर उनके व्यवहार को जानने की एप्लीकेशन को उन्होंने सॉइल मैकेनिक्स बताया है। ये एक बहु उपयोगी अभियांत्रिकी का हिस्सा है, क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ साइंस और इंजीनियरिंग का एडवांसमेंट हो चुका है, हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का पे कार्य करना पड़ता है, जैसे ऊंची ऊंची इमारतें या
जमीन के अंदर टनल इत्यादि, कहीं कहीं तो हमें समुद्र के नीचे भी कार्य करना पड़ता है। और बड़े बड़े डैम, ब्रिज इत्यादि बनाने के लिए हमें सॉइल अभियांत्रिकी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा इन बड़ी संरचनाओं का जो नींव बनाया जाता है वो जमीन के ऊपर ही बनता है, और इस ब्रांच के बगैर उन सभी संरचनाओं की नींव को बनाना इतना सरल नहीं है। अतएव कंस्ट्रक्शन या निर्माण की दृष्टि से सॉइल मैकेनिक्स बहुत ही उपयोगी ब्रांच है, जिसे हमें पढ़ना और जानना आवश्यक है। सॉइल मैकेनिक्स जानना क्यों आवश्यक है, आइए उसके बारे में जानिए। पहला है कि मृदा एक आधार या सपोर्ट स्ट्रक्चर के भांति कार्य करती है, जिसके ऊपर बड़ी बड़ी नींव इत्यादि बनती है। चाहे वो बिल्डिंग का निर्माण हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, उसके लिए आधार की आवश्यकता हमें जमीन से ही मिलती है। दूसरा, मृदा कंस्ट्रक्शन मटेरियल या निर्माण सामग्री के तौर पे भी उपयोगी होती है। अतः उसकी विशेषताएं जानना आवश्यक है, ताकि उसी आधार पर हम लोग उसको निर्माण में काम में ले सकें। तीसरा, स्लोप यानी ढाल इत्यादि में जहाँ पर भूस्खलन की संभावनाएं रहती हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होता है, तो हमें बचाव के लिए जो व्यवस्था करनी है वो भी इसी अभियांत्रिकी का एक हिस्सा है। चौथा है अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, यानी मृदा धारण करने वाले संरचनाएं, जैसे कि रिटेनिंग वॉल इत्यादि। और पांचवा, बहुत विशिष्ट समस्याओं के लिए, जैसे जमीन के नीचे कार्य करना या समुद्र में कार्य करना इत्यादि हैं। आइए अब इनके कारण विस्तार से पढ़ते हैं। अब जैसा कि बताया गया है, नींव पे सॉरी संरचना की नींव सदैव जमीन पे ही आधारित होती है। तो उसके लिए हमें जमीन के बारे में जानना आवश्यक है हो जाता है, क्योंकि लगने वाले दाब के अधीन बहुत से प्रभाव आते हैं, जिसमें नींव की विफलता हो सकती है, जैसे अपरूपण फेलियर या अपरूपण विफलता, जिसमें मृदा अपरूपित हो जाती है, तो नींव का फेल होना संभव है। तीसरा, सेटलमेंट फेलियर यानी बैठाव, यदि संरचना जिसको जो जमीन पर आधारित है, यदि उसमें बैठाव हो जाता है तो भी वो संरचना विफल हो सकती है। इसी आधार पर हमें नींव को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये सीमाएं, यानी अपरूपण में विफलता और बैठाव की सीमाओं को से अधिक सुनिश्चित सीमाओं से अधिक वो ना हो, ताकि जिसके कारण ये विफलताएं हम रोक सकें। इसीलिए हमें मृदा के गुण या उनके व्यवहार को पहले जानना होगा। यदि मृदा दृढ़ है तो हम लोग जो नींव बनाते हैं वो अधिक गहराई की नहीं होती है, वो छिछली नींव या शैलो फाउंडेशंस होती हैं, जैसे स्प्रेड फुटिंग या रेक्टेंगुलर फुटिंग या सर्कुलर फुटिंग, जिनकी गहराई अधिक नहीं होती है। लेकिन यदि जो मृदा है जिसके ऊपर नींव आधारित होने वाली है वो नर्म मृदा है या सॉफ्ट मृदा है, तो हमें गहरी नींवों की आवश्यकता होती है, जैसे पाइल फाउंडेशन या वेल फाउंडेशन इत्यादि। दिखाए गए चित्र में नींव किस प्रकार से मृदा पर आधारित रहती है तथा उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, दिखाया गया स्पष्ट रूप से। जैसा कि पहले चित्र में दिखाया गया है कि अपरूपण विफलता किस भांति मृदाओं में होती है और किस प्रकार मृदा नींव के चारों ओर से उठ करके विफल होती है, दर्शाया गया है। दूसरे चित्र में बैठाव के बारे में बताया गया है, और तीसरे चित्र में नीचे की ओर अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, यानी मृदा धारण करने वाले जितने भी स्ट्रक्चर है, जैसे रिटेनिंग वॉल,
उनके फेलियर मैकेनिज्म के बारे में दर्शाया गया है कि वो किस प्रकार विफल हो सकती। इन सभी होने वाली विफलताओं के बारे में आने वाले चैप्टरों में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल उसका मैकेनिज्म चित्र की सहायता से देख करके समझ लीजिए। स्थैतिक दाब के साथ साथ आधार यानी नींव पर हमेशा गतिज भार भी लगता है, जैसे रोड के ऊपर चलने वाली बसें या ज़मीन के ऊपर बिछाई गई पटरियों पर चलने वाली ट्रेनें इत्यादि, जो गतिज भार का प्रभाव डालती हैं। इसीलिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि गतिज भार के प्रभाव को कम करने के लिए हमें कितनी कुटाई यानी कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा, और मृदा के अंदर मॉइस्चर वेरिएशन यानी जलांश में परिवर्तन को भी ध्यान में रख करके डिज़ाइन करना पड़ता है। मृदा के व्यवहार के आधार पर मृदा का बहुत से निर्माण कार्यों में उपयोग लाया जाता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में चित्र में दिखाया गया है, जैसे कि सड़क निर्माण में सबग्रेड के रूप में अलग किस्म की मृदाओं का यूज़ होता है, तथा बेस में अलग किस्म की मृदाओं का यूज़ होता है, जहाँ पे हम लोग उन्हीं के गुणों के आधार पर उसकी कुटाई करते हैं तथा सड़क का निर्माण करते हैं। उसके पश्चात अन्य जो निर्माण सामग्री में यूज होता है, अर्दन डैम यानी मृदा से बने बांधों का निर्माण भी मृदा की सहायता से किया जाता है। प्रकृति में क्षेत्र के हिसाब से भी हमें संरचनाओं का निर्माण करना पड़ता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वहाँ कार्य करने वाले या आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा बनी रहे, या वहाँ पे जो घर हैं इत्यादि वो भी सुरक्षित रहें। जैसे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन होने की संभावना रहती है। ढाल भूस्खलन का अर्थ है किसी भी ढालू प्रकार की टोपोग्राफी वाले क्षेत्र में, जहाँ पर आए दिन मॉइस्चर परिवर्तन यानी बरसात इत्यादि के कारण ढाल के अनुदेश जो जमीन का हिस्सा भसक जाता है या ढह जाता है, वह ढह करके नीचे की ओर जब बढ़ता है, तो जहाँ पे सड़क आदि इत्यादि या मकान हैं वहाँ पर वो नुकसान पहुँचाते हैं। उनसे बचने के लिए हमें कुछ संरचनाओं का निर्माण करना पड़ता है, ताकि बाकी बिल्डिंग्स वगैरह आसपास के क्षेत्र को बचाया जा सके। तो इस चीज़ में हमें मृदा अभियांत्रिकी का उपयोग ले सकते हैं। भूस्खलन इत्यादि को रोकने के लिए जो संरचनाओं का निर्माण करते हैं, उनमें शीट पाइल या रिटेनिंग वॉल इत्यादि आते हैं। भूस्खलन इत्यादि जो विशेषकर आते हैं, वो खासकर जलांश के परिवर्तन के कारण आते हैं। जैसा कि आपको एक चित्र में दिखाया गया है कि बरसात के दौरान सड़क जो एक ऊंचाई पे बनी हुई थी और तथा उसके दोनों और की ढालों को बरसात के कारण ढह गई हैं। ढालू टोपोग्राफी वाली क्षेत्रों में, जहाँ पर ढालें बहुत ऊंचाई पर होती हैं, बट निर्माण करने के लिए हमें इन ढालों को सपोर्ट दे करके कार्य करने पड़ते हैं। तो अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर या मृदा को बांध के रखने वाले या मृदा को धारण करने वाले स्ट्रक्चर भी बनाने पड़ते हैं। इसमें भी हमें सॉइल मैकेनिक्स या मृदा अभियांत्रिकी के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पर ये जो मृदा धारण करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ये इन ढाल वाली क्षेत्रों में मृदा को बांध के रखने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, ताकि मृदा वहाँ से या तो स्लाइड या ढह ना सके या इरोजन इत्यादि ना हो। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में भी हमें मृदा अभियांत्रिकी का उपयोग लिया जाता है, जैसे नदी किनारे आदि में या नदी के तली में, जहाँ पे स्काउरिंग यानी जल के साथ में बह जाने वाली मिट्टी इत्यादि को रोकना होता है, ताकि नदी और गहरी ना हो, गहराई को बढ़ाने के लिए रोकना, या फिर जो किनारों पे बर्म है उसे रोकने के लिए हमें
कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, जिसमें से वो बर्म ना मट्टी के रूप में बह करके अलग होकर के चले जाएं, ढहे नहीं, ताकि हम उस क्षेत्र को बचा सकें। पानी के अंदर निर्माण करने के लिए भी हमें सॉइल मैकेनिक्स यानी मृदा अभियांत्रिकी की जरूरत पड़ती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि नदी के ऊपर बनाए गए पुल की नींव भी नीचे बनती है, जमीन में बनाई जाती है, और स्काउरिंग एक्शन के तहत ये नींव ढह सकती है। इसीलिए हमें सॉइल मैकेनिक्स का उपयोग करते हुए इन सब चीज़ों का बचाना होता है। सॉइल इरोजन का एक, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जो समय के साथ में सॉइल इरोड हो जाती है, उसे भी रोकने के लिए हमें मृदा अभियांत्रिकी का उपयोग किया करते हैं। अभियांत्रिकी के ऑब्जेक्टिव यानी क्या औचित्य है, आइए पढ़ते हैं। हमें क्षेत्रों में जाकर के सॉइल सर्वेज करने पड़ते हैं। उसकी तकनीक हमें इसी अभियांत्रिकी के द्वारा इजाद करनी पड़ती है। एक आवश्यकता अनुसार तकनीक जिसके जरिए हम लोग सॉइल के सैंपल और ले सकें, ये सब जानने के लिए हमें अभियांत्रिकी का ज्ञान होना आवश्यक है। सैंपल लेने के पश्चात सॉइल को किस विधि द्वारा, परीक्षण के द्वारा उसका व्यवहार जानना है, ये भी हमें सॉइल मैकेनिक्स के द्वारा ज्ञात होता है। तत्पश्चात उसकी उस विधि द्वारा हम लोग सॉइल की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज जान सकते हैं। परीक्षणों के रिजल्ट के आधार पर हम लोग जब मृदा के गुण जान लेते हैं, तो किस प्रकार का सपोर्ट, फाउंडेशन सपोर्ट वहाँ बनता है, ये भी जानने में सहायता मिल जाती है। मृदा का विभिन्न बलों के अधीन व्यवहार भी हमें ज्ञात हो जाता है, तथा मृदा के बचाव की विभिन्न तरीके भी हम लोग उसके आधार पर निकाल सकते हैं। गुणों की जानकारी से उसे निर्माण सामग्री के रूप में भी कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी हमें प्राप्त हो जाता है। आइए सॉइल बनती कैसे है या उसका ओरिजिन कैसे होता है, ये जानते हैं। हजारों साल पहले पृथ्वी पर केवल चट्टानें हुआ करती थी। इन चट्टानों के वेदरिंग यानी अपक्षय से ही हमें मृदा प्राप्त होती है। और वेदरिंग दो घटकों द्वारा होती है, पहला है भौतिक और दूसरा है रासायनिक। यही मुख्य कारक है जिसके कारण आज के युग में हमें हजारों साल पश्चात भी मृदा की एक बारीक और पतली परत जो हमें जमीनी सतह पर देखने को मिलती है, वह ज्ञात हुई है। अपक्षय का प्रोसेस कोई सालों का नहीं, बहुत लंबे समय अंतराल में ही पूर्ण होता है, और ये लगातार प्रकृति में चलता रहता है। उसके बारे में विस्तार से अभी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अपक्षय के कारण जो हमें मृदा आज प्राप्त हुई है, वह ऐसा नहीं है कि कुछ सालों पहले ही बनी है। इसमें हमें बहुत अधिक समय लगता है। ये हजारों सालों के पश्चात ही हमें प्राप्त हुई है। दिखाए गए चित्र में मृदा किस हिसाब से बनती है तथा वापस चट्टानों में परिवर्तित होती है, बताया गया है। इस वेदरिंग की साइकिल को, जिससे ये मृदा का बनना तथा वापस चट्टानों में परिवर्तित होना, भूविज्ञान चक्र या जियोलॉजिकल साइकिल कहलाती है, जहाँ अलग अलग विधियों से मृदाएं बनती हैं तथा परिवर्तित होती हैं, तथा उनका पुनः अभ्युत्थान यानी अपहीवल से फिर से चट्टानों में परिवर्तित होना दिखाया गया है। इस भूविज्ञान साइकिल के जो हिस्से हैं, उनका नाम निम्न प्रकार से है। पहला है अपक्षय या छिज्जन, जिसे हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में वेदरिंग कहते हैं। दूसरा है परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन,
छिज्जन के पश्चात मृदाएं जहाँ से बनती है वहाँ से परिवहित होती है अलग अलग एजेंसी यानी जल वायु द्वारा तथा अन्य स्थानों पर ले जाई जाती है। इसीलिए हमें उसे ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन कहते हैं। नए स्थानों पर जाकर के उनका जमाव होता है, जो भी इसका हिस्सा है इसे हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। वहाँ जमाव होने के पश्चात समय के साथ उसका अभ्युत्थान या अपीवल होता है तथा वह पुनः पत्थरों में बनती है। इस प्रकार चट्टानों से ही मृदा बनती है, परिवहित होती है, जमाव के पश्चात उन्हें पुनः चट्टानों में उनका परिवर्तन हो जाता है। यह साइकिल प्रकृति में लगातार हजारों सालों तक चलती रहती है। इसे हम जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। मृदा निर्माण का प्रथम चरण है अपक्षय या छिज्जन या इंग्लिश में वेदरिंग। इसके तहत चट्टानों का बिखराव होता है अलग अलग कारकों द्वारा, जैसा कि बताया गया है पहले, भौतिक कारक और रासायनिक कारक। तीसरा कारक एक और है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसे जीवित प्राणियों द्वारा भी छिज्जन में सहायता होती है, जैसे कि चूहों द्वारा जमीन को खोदना या अन्य जानवर जो जमीन को खोदते हैं वो भी चट्टानों को खोदते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े बनाने में उनका भी हिस्सा रहता है। इसके अलावा पेड़ों की जड़ें जो चट्टानों में गहराई में जाती हैं वो भी उसे तोड़ने में सहायक होती हैं। आइए फिजिकल वेदरिंग क्या होती है उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जैसा कि बताया गया है, भौतिक कारणों के कारण जो चट्टानों का विघटन होता है उसमें जो विभिन्न कारक हैं जैसा कि दिखाया गया है, उनमें पहला और मुख्य है तापक्रम। तापक्रम के अधीन चूंकि हमें ज्ञात है कि चट्टानें विभिन्न खनिजों से बनती है और हर खनिज का अपना अपना एक प्रसार गुणांक होता है जो ताप के अधीन पदार्थ विस्तारित होता है। विस्तार के कारण आयतन में वृद्धि होती है। अब चूंकि चट्टानें अलग अलग खनिजों से बनी होती है कि हर हर किसी का प्रसार गुणांक अलग अलग होएगा, तो जैसे जैसे तापक्रम बढ़ेगा तो कुछ पदार्थ तेजी से बढ़ेंगे, उनका प्रसारण तेजी से होगा, कुछ का कम होएगा। तो जो कम प्रसारित होंगे वो तेजी से होने वालों को रोकने की कोशिश करेंगे। तो रोकने के प्रयास में एक दूसरे पर वो दाब लगाएंगे, लेकिन ये पदार्थ भंगुर भी होते हैं। अतः तेजी से बढ़ने वाले खनिज कम बढ़ने वाले या प्रसारित होने वाले पदार्थों को तोड़ने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से चट्टानों का विघटन हो जाएगा। तापक्रम में परिवर्तन मुख्यतः दिन के समय व रात के समय के तापक्रम में अंतर के कारण या सीजन यानी मौसम के अनुसार तापक्रम में परिवर्तन के हिसाब से होता है। ये सूर्य की किरणों के कारण ही मुख्यतः होता है। इसके अलावा बहता हुआ जल एक चट्टानों को विघटन का कारक बनता है, क्योंकि हम जानते हैं अब्रेसिव एक्शन जल का जो कि देखा गया है, जिसकी वजह से नदियों के तली में स्कावर या किनारों से स्कावरिंग का एक्शन होता है, जिसकी वजह से वह चट्टानों के कणों को लेकर के साथ में बह जाता है। इसके अलावा जो जल चट्टानों की दरारों में जम जाता है या चला जाता है, वो जब सर्दी के मौसम आता है तो उसके अंदर जमने के कारण वह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। और चूंकि हम जानते हैं बर्फ का आयतन जल के आयतन से कहीं अधिक होता है, जिसके कारण चट्टानों की दरारों को वो और चौड़ा कर देता है और चट्टानों के विघटन का कारण बनता है। इसके अलावा भूस्खलन इत्यादि जो ढालू एरिया में या ढालू क्षेत्रों में
होता है वह भी चट्टानों का स्कावरिंग या अब्रेशन द्वारा छिज्जन करता है, क्योंकि नीचे जाती हुई मृदाओं के कण सतह पर से अन्य कणों को भी फ्रिक्शन द्वारा रगड़ते हुए साथ में ले जाते हैं। इसके अलावा और कारण हैं, जैसे पेड़ों की जड़ें इत्यादि जो चट्टानों में बढ़ती हैं और फैलती हैं, जिसके कारण दरारें बढ़ती है और विघटित होती हैं। रासायनिक कारक भी होते हैं जो मृदा का उत्सर्जन का कारण बनते हैं, यानी अपक्षय, रासायनिक अपक्षय जो चट्टानों का विघटन करते हैं तथा उसको मृदा को बनाने में सहायक होते हैं। रासायनिक कारकों के कारण कुछ निम्न प्रकार के रासायनिक क्रियाएं होती है चट्टानों के खनिजों में, जिसके कारण हमें मृदा प्राप्त होती है। उनमें से पहला है ऑक्सीकरण या ऑक्सीजनेशन द्वारा अपक्षय। हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस होती है, वह आयनिक अवस्था में चट्टानों के खनिजों के साथ में क्रिया करती है। ये ऑक्सीजन जल के द्वारा भी प्राप्त होती है। खनिजों के साथ क्रिया करने के पश्चात उनका स्वरूप बदल जाता है और चट्टानें से अलग होने के कारण चट्टानें विघटित हो जाती हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है लौह खनिज के कणों के का ऑक्सीकरण, जिसे हम लोग जंग लगना भी कहते हैं। अगली प्रक्रिया या अगली क्रिया है जल योजन क्रिया, इंग्लिश में इसे हाइड्रेशन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में चट्टानों का संरचनात्मक जल यानी स्ट्रक्चरल वाटर जो चट्टानों के खनिजों में पाया जाता है, चट्टान के खनिजों के साथ में रासायनिक क्रिया कर चट्टान का अपक्षय कर नए यौगिक बनाता है। ये यौगिक क्रियाओं से चट्टान के आयतन में कमी होती है तथा उसका अपक्षय हो जाता है। सूक्ष्म कण वाली मृदाएं जल योजन क्रिया द्वारा ही बनती हैं, जैसे क्ले इत्यादि। तीसरा है कार्बनीकरण। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घुलने पर कार्बनिक अम्ल या कार्बोनिक एसिड बनता है। यह कार्बनिक अम्ल वह चट्टानों के खनिज तत्वों में घुलने से रासायनिक क्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। इस क्रिया द्वारा चूने का पत्थर विशेष रूप से प्रभावित होता है। साधारणतः कार्बनिक अम्ल लोह, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आदि खनिज तत्वों वाली चट्टानों को भी प्रभावित करता है। इसी के साथ भौतिक और रासायनिक अपक्षय वाले हिस्से को समाप्त करते हुए हम लोग आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।